और मोदी, तू चाहता है कि तू ढाका में खड़ा होकर ढाका यूनिवर्सिटी में यह कहे कि मशरकी पाकिस्तान को हमने तोड़ा, बांग्लादेश हमने बनाया, रत हमने बहाई, खून खून कहता, मोदी कहता खून मैंने दिया, और तू वहां ये बकवास करे और कहे कि हाफिज सईद चुप रहे और मैं चुप नहीं रहूंगा। तेरी जुबान इंशाअल्लाह हम खींच के रहेंगे। मेरे हाथ में एक ऐसी लिस्ट है जिसमें कश्मीर के वो गद्दारों के नाम हैं, तस्वीरों के साथ, उम्र के साथ, उनका एड्रेस है और उनका गुनाह भी बकायदा डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में बताया गया है। हम इस लिस्ट को बकायदा कमेंट सेक्शन में पिन कर देंगे ताकि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उस लिंक को क्लिक कर कर जान सकते हैं कश्मीर के उन गद्दारों के नाम, उनका उम्र क्या है और किस तरीके से पहलगाम में जो आतंकी आए थे उन्होंने किस तरीके से इनकी मदद लेकर निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई। लेकिन इस डिकोडिंग क्राइम के अंदर बात तो करेंगे इन आतंकवादियों के ऊपर, बात तो करेंगे इन गद्दारों के ऊपर, लेकिन उससे पहले आपको ले चलेंगे हाफिज सईद के घर के ठीक बाहर, जहां पर हमने बकायदा उसके सिक्योरिटी गार्ड से बातचीत की। सिक्योरिटी गार्ड ने क्या चीजें बताई बताएंगे इस डिकोडिंग क्राइम के अंदर। हमारे सैटेलाइट तस्वीरों में भी हाफिज सईद के घर के ठिकाने के बारे में बिल्कुल अहम और एक्सक्लूसिव तस्वीर है इस डिकोडिंग क्राइम के अंदर, आप वो भी देखेंगे और जानेंगे कि भारतीय आर्मी या भारतीय सेना किस किस इलाकों को ठिकाना बना सकती है। क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पे कहा कि आतंकवाद के मामले पे हमारी सेनाओं को छूट दी जाती है, वो जब चाहे जहां चाहे हमला कर सकते हैं। तो आज हम आपको डिकोडिंग क्राइम के जरिए बताएंगे कि भारतीय सेना के वो ठिकाने कौन से होंगे, ऐसी कौन कौन सी जगह है जो भारतीय सेना टारगेट करना चाहेगी। वो ऐसी जो आतंकवादी जो संगठन है जिसमें सबसे पहला नाम जो आता है वो है हाफिज सईद का। दूसरे नंबर पर दाऊद इब्राहिम के घर की भी तस्वीरें हैं हमारे पास। उसके घर के बाहर हमारी गाड़ी दौड़ रही है, उसके घर के गेट के बाहर जो तस्वीरें हैं, हर एक चीज आज हम आपको पेश कर कर बताएंगे कि जो इंडिया के जो मोस्ट वांटेड आतंकी हैं वो पाकिस्तान में कहां कहां रहते हैं। और पाकिस्तान बार बार मना करेगा कि देखिए हम तो आतंकवादी संगठन को पालते नहीं है, हम तो खुद आतंकवाद से ग्रसित हैं। लेकिन आपको ये भी बता दें, जब अमेरिका एबटाबाद या कहे जिस तरीके से आर्मी कैंप के ठीक बाहर ओसामा बिन लादेन को अमेरिका वाले आते हैं, उसे उठाते हैं, उसे मौत के घाट उतारकर समंदर की गहराइयों में दफना देते हैं, तो ऐसे में पाकिस्तान किस मुंह से कहता है कि हमारे यहां तो कोई आतंकवादी संगठन है ही नहीं, हम खुद आतंकवाद से परेशान हैं। लेकिन तस्वीरों के जरिए, बकायदा एड्रेस के जरिए और बकायदा वीडियोग्राफी के जरिए आज आपको ले चलेंगे उन ठिकानों पर जो ठिकाने भारतीय सेना के सबसे ऊपर टारगेट पर होंगी। एक बिल्कुल सैटेलाइट इमेज के जरिए, बिल्कुल ऑन ग्राउंड जाकर आपको हर एक चीज बारीक से बारीक इस डिकोडिंग क्राइम के अंदर दिखाएंगे। तो जो 14 लोगों की ये कहा गया है कि कश्मीर के लड़के थे, ये आतंकी संगठन से मिले गए हैं, उनका नाम सामने आया है, उनकी तस्वीरें सामने आई हैं, वो लिस्ट सामने आई है। तो ये तो है भारत में रहने वाले भारत के ही दुश्मन। ये वो गद्दार हैं जो भारत का ही खाते हैं और बुरा भी किसका करना चाहते हैं, हिंदुस्तान का। इनके बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले सबसे पहले आपको समझना होगा और देखना होगा हिंदुस्तान के दुश्मनों का घर आखिर कहाँ पर रहते हैं, कैसे छुपे हुए हैं और कौन है हिंदुस्तान के नंबर 1 दुश्मन। तो सबसे पहला जो नाम है वो है हाफिज सईद का। वो हाफिज सईद जो ना जाने कितने आतंकवादी जो हमले हुए हैं उनमें शामिल रहा है, उनका मास्टरमाइंड रहा है। और अभी आप स्क्रीन पर जो घर देख रहे हैं, ग्रीन कलर की शेड जो लगी हुई है, ये उसी हाफिज सईद का घर है जो कि पाकिस्तान के जौहर टाउन में रहता है। अगर मैं इसके घर का एग्जैक्ट एड्रेस आपको दूँ तो वो है E116। इस घर के अंदर हाफिज सईद रहता है और यहीं से छुपकर वो सारी प्लानिंग करता है, भारत के लिए आतंकवाद को पनाह देता है और पैदा करता है आतंकवादियों को। अब एक और तस्वीर देखिए, ये सैटेलाइट इमेज है, इसके ज़रिए मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ कि आखिर हाफिज सईद ने कैसे अपना ठिकाना इस इलाके को बना रखा है और उसे क्यों ये जो एरिया है बहुत पसंद है। तो दरअसल देखिए, जो पूरा एरिया है ना, ये काफ़ी आम लोग जो यहाँ पर रहते हैं, पाकिस्तान के जो बेहद आम लोग हैं,
मिडिल क्लास फैमिली है वो यहाँ पर रहती है। तो सबसे पहले हाफिज़ सईद का जो मानना है कि कभी भी कोई अटैक होगा या अगर मान लो इंडिया कोई एक्शन भी लेता है तो ऐसी लोकेशन पर इंडिया कभी भी कोई एक्शन नहीं लेगा, क्योंकि यहाँ पर जो आम जनता है वो रह रही है और हाफिज़ सईद को बहुत अच्छे से पता है कि जो इंडिया है वो कभी भी बेगुनाहों को सज़ा नहीं देगा। तो इसलिए इसने इसको अपना ठिकाना चुना। और आप अभी देखिए लाहौर पाकिस्तान का जो एक एरिया है, रेड कॉर्नर से एक डॉट डॉट बना हुआ है, उस पर नोटिस करिए जहाँ लिखा है यहाँ रहता है हाफिज़ सईद। उसी के बगल में आप देखेंगे तो मस्जिद और मदरसा है, साथ ही बंकर बना हुआ है, यानी कभी कोई आफत आए, कोई ऐसी घटना घटने वाली हो या हाफिज़ सईद पर कोई अटैक होने वाला हो तो बड़े ही आराम से बंकर में जाकर छुप सकता है। इसके अलावा हाफिज़ सईद का प्राइवेट पार्क भी है, मतलब वहाँ पर आम जनता नहीं जा सकती, इसके अंदर सिर्फ हाफिज़ सईद ही जाएगा। और आसपास पूरा रिहायशी इलाका है जहाँ पर आम लोग रहते हैं। तो इस तरीके से हाफिज़ सईद अपने आप को छुपा कर रखता है। और आपको एक छोटा सा वीडियो भी सुनवाती हूँ मैं आज। जब हमारा सीक्रेट रिपोर्टर वहाँ पर पहुँचता है तो देखिए कैसे हाफिज़ सईद के घर के बाहर जो गार्ड है वो आनाकानी करता है और किस तरह से छोटी सी बहस हो जाती है। इंशाल्लाह मुलाकात होएगी एक दो चार दिन ठीक है सर जी, मुलाकात रहेगी इंशाल्लाह। ये हाफिज़ साहब दे पर्सनल ने हाँ हाफिज़ साहब ये जितनी भी सिक्योरिटी हाफिज़ पर्सनल रखी सारी, ठीक है इंशाल्लाह। जहाँ बंदा सिक्योरिटी वाला गन लेके जा रहा है, ये चाचा जी का घर है जहाँ जनरेटर बड़ा हुआ, ठीक है। ये हमारा ये चाचा जी का मदरसा है, ये पूरा ये इसके ऊपर ब्लू टैंक की पड़ी है, वाइट बिल्डिंग है, ये चाचा जी का मदरसा है, ठीक है ना। हाफिज़ साहब पता लग गया ना भी मेरी सिक्योरिटी कल आ रहा है, फिर खैर नहीं किसी देगी। तो सुना आपने किस तरीके से जो ये गार्ड है ये बचने की कोशिश कर रहा है, कुछ भी बताने से मना कर रहा है और ये जानता है कि इसका आका जो अंदर बैठा हुआ है कहीं उसकी पोल खुल ना जाए। दरअसल हाफिज़ सईद जो है, ये जो नाम है, कई लोग सोचते होंगे कि हाफिज़ सईद का नाम ही हाफिज़ सईद है, लेकिन आगे जो शब्द लगा है हाफिज़, अगर मैं उसका अर्थ आपको बताऊं तो इसका मतलब ये होता है कि एक ऐसा शख्स जिसने कुरान पूरी पढ़ रखी है, उसे कुरान की नॉलेज है, उसमें एक्सपर्टीज़ है, और ऐसा शख्स जो कुरान में महारत हासिल कर लेता है, जिसने पूरी कुरान पढ़ी है, उसके आगे हाफिज़ लगा दिया जाता है। ऐसे मौलानाओं के आगे हाफिज़ लगता है जो बहुत ही, जो कुरान है ना, उन्हें मुँह ज़ुबानी याद होती है, उनको कुरान का हर एक शब्द और हर एक अर्थ पता होता है। और इनका काम होता है कि अगर आपको कुरान अच्छे से पता है तो आप लोगों को शिक्षा दीजिए। लेकिन ये हाफिज़ सईद कैसी शिक्षा दे रहा है? ये लोगों को बरगला रहा है, छोटे छोटे बच्चों को अपने कैंप में भर्ती करता है, 12 साल 15 साल, फिर उन्हें धीरे धीरे करके आतंकवादी बनाता है। तो ये आपने देखा हाफिज़ सईद का घर। अब अगर आगे बढ़े तो अगला दुश्मन है दाऊद इब्राहिम। इसका भी घर देखिए, ये कराची का एरिया है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि गाड़ी दौड़ रही है और सफ़ेद कलर का एक घर है, आप इसे वाइट हाउस जैसा बोल सकते हैं। वाइट कलर का पूरा घर है, इसी में दाऊद इब्राहिम रहा करता था। क्योंकि जब एजेंसियों को पता लगा, जब पाकिस्तान के नापाक इरादे पता लगे, तो बड़ी ही चालाकी से इसे किसी और जगह शिफ्ट करा दिया गया है और अब दाऊद इब्राहिम यहाँ नहीं रहता। लेकिन एक समय था जब छुपकर दाऊद इब्राहिम यहाँ पर रह रहा था और जब हमारी जांच एजेंसियों को इसके बारे में भनक लगी तब उसे शिफ्ट करा दिया गया। तो दाऊद इब्राहिम का घर आपने देखा। लेकिन जैसे कि हमने शुरुआत में कहा था कि हिंदुस्तान जो है ना, उसके दुश्मन बहुत हैं और पाकिस्तान में ही है। पाकिस्तान हर बार मना करता है कि हमारा कोई रोल नहीं है, हमारे लिए तो खुद ही बहुत बड़ा चैलेंज है आतंकवाद को ख़त्म करना। लेकिन सर, आपके लिए चैलेंज कैसे होगा आतंकवाद को ख़त्म करना जब आपने आतंकवाद को पनाह खुद दे रखी है? अब ऐसे में अगर मैं बात करूं लश्कर तैयबा की, तो आप जैसे सभी जानते हैं कि उसका जो टॉप कमांडर है कोई और नहीं, हाफिज़ सईद है। इसके अलावा इनके यहाँ और भी आतंकवादी संगठन है, जैसे कि हिजबुल मुजाहिदीन। उसका जो कमांडर है वो है सईद सलाहुद्दीन, ये शख्स। अगला आता है मसूद अजहर, वो है जैश ए मोहम्मद का कमांडर। अब इसके घर की बात करें तो ये रहता है भावलपुर में, मरकज़े उस्मान, वहाँ पर एक रेलवे स्टेशन है, वहाँ पर इसका भी घर है। और सब के सब बड़े ही आराम से पाकिस्तान में रहकर फल फूल रहे हैं और आम जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं, उनको टेररिस्ट बना रहे हैं, और तो और कश्मीर में रहने वाले लड़कों को भी बरगला रहे हैं। अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? तो जैसे कि हमने शुरुआत में जिस लिस्ट की बात की थी उनके मैं नाम लेती हूँ। ये वही लड़के हैं जो हिजबुल मुजाहिदीन में दाखिल होते हैं, लश्कर तैयबा में जाते हैं, जैश ए मोहम्मद में जाते हैं। और कैसे जाते हैं कि जो पाकिस्तान में जो आतंकी संगठन है वो एक एक करके चुपचाप किसी तरीके से कश्मीर आते हैं। यहाँ के लड़कों को पैसों का लालच दिया जाता है, बरगलाया जाता है, कहा जाता है कि हिंदुस्तान तुम्हारा कुछ नहीं करेगा, हिंदुस्तान की जो सरकार है वो तुम्हारी नहीं सुनेगी, वो कश्मीर को तुम मानती नहीं कि वो हिंदुस्तान का अंग है, वो तुम लोग के लिए कुछ करेगी नहीं। और ऐसे करते करते इनको बरगलाना शुरू कर देते हैं। और तब जाकर ये जो कश्मीरी लड़के हैं, जिन्हें हम गद्दार बोल रहे हैं कि इन्होंने मदद की आतंकवादियों की, पहलगाम में जो अटैक हुआ,
तब जाकर इस तरह से जो लड़के हैं ये पाकिस्तान के चंगुल में फंसते हैं और आतंकवादी बनते हैं। अब जो 14 नामों की लिस्ट आई है सामने, उसमें हम आपको बताते हैं वो नाम कौन है। और सबसे पहले चेहरे भी देखिए, आज पहली बार आप उन लड़कों के चेहरे देखिए, ये वही चेहरे हैं जिन्होंने भारत के साथ गद्दारी की है। नाम है आदिल रहमान डेंटो, लश्कर तैयबा के संगठन से जुड़ा हुआ है, सोपोर का रहने वाला है। अगला नाम है आसिफ अहमद खांडे, हिजबुल मुजाहिदीन का है, शोपियां का रहने वाला है। नसीर अहमद वानी लश्कर तैयबा का है, ये भी शोपियां का रहने वाला है। आसिफ अहमद शेख जैश ए मोहम्मद से संगठन से जुड़ा हुआ है ये, और अवंतीपोरा का रहने वाला है। अगला नाम है शाहिद अहमद कुट्टे, ये लश्कर तैयबा से पहले जुड़ा और उसके बाद जब TRF बनता है, यानी कि नया आतंकी संगठन बनता है, तब इसको उसमें भेज दिया जाता है कि भाई अब तुम जाकर कश्मीर में तबाही मचाओ। ये भी शोपियां का रहने वाला है। अगला नाम है आमिर अहमद डार, ये भी लश्कर तैयबा से जुड़ा हुआ है, शोपियां का रहने वाला है। एहसान अहमद शेख लश्कर तैयबा, आप देखिए लगातार लश्कर तैयबा का नाम सामने आ रहा है जो पाकिस्तान में फलता फूलता है। ये भी रहने वाला जो है पुलवामा का रहने वाला है। अगला नाम है हारिस नज़ीर, ये भी लश्कर तैयबा से ही जुड़ा हुआ है और रहने वाला पुलवामा का है। अदनान शफी डार, ये जो आतंकी है, ये जो लड़का है, ये लश्कर तैयबा में पहले जुड़ता है, फिर इसको भी TRF यानी कि द रेजिस्टेंस फोर्स जो नई बनी थी उसमें इसे शामिल कर दिया जाता है और कहा जाता है अब आपको नए नए लड़कों को लेकर आना है ताकि कश्मीर के जो नए लड़के उन्हें बरगलाओ और फिर उन्हें हमारे कैंप में दाखिल कराओ। अगला नाम आता है ज़ुबैर अहमद वानी, ये हिजबुल मुजाहिदीन से है। इसके बाद आमिर नज़ीर वानी, ये जैश ए मोहम्मद से। यावर अहमद भट्ट जैश ए मोहम्मद। हारून रशीद गनी हिजबुल मुजाहिदीन। जाकिर अहमद गनी ये लश्कर तैयबा से। तो ये जो आपने नाम सुने 14 के 14, इनका कहीं ना कहीं जो कनेक्शन पूरी तरह से है या तो लश्कर तैयबा से है या जैश ए मोहम्मद से है या फिर हिजबुल मुजाहिदीन से है। और इन सबको बरगलाने का काम कोई और नहीं कर रहा बल्कि टॉप कमांडर जो हाफिज सईद है वो कर रहा है। और ऐसे में भारत का सबसे अहम टारगेट होगा जो शख्स है यानी कि जो आतंकी है हाफिज सईद। और ऐसे में अगर हम आपको बताएं कि हाफिज सईद को एक बार पहले भी मारने की कोशिश की गई है, पहले भी ये प्लानिंग की गई है कि हाफिज सईद जो है वो रास्ते से हट जाए क्योंकि भारत का नंबर 1 दुश्मन है। तो उसके लिए एक छोटा सा वाक्य आपको बताते हैं कि दरअसल दुबई में एक मीटिंग होती है और मीटिंग में कुछ लोग बैठे होते हैं, उनके लिए सबसे अहम काम होता है कि एक ऐसे शख्स को ढूंढा जाए जो पूरी तौर पे पाकिस्तानी हो और तो और उस पर किसी को शक भी ना हो। तो ऐसे में एक शख्स जो है वो उन लोगों के हाथ में लगता है जिसका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं होता, पाकिस्तान का रहने वाला होता है, नाम होता है नवेद। अब नवेद को पहले बुलाया जाता है, उसको एक बिजनेस ऑफर के तरीके से चीज़ें बताई जाती है कि देखो तुम्हारा परिवार फल फूल सकता है, तुम्हारे परिवार में पैसे आ सकते हैं, तुम एक काम करो पाकिस्तान के इस एरिया में कोई जगह ढूंढो, वहाँ पर तुम कंस्ट्रक्शन और ऐसा कुछ करके काम शुरू करो, हम तुम्हें फंडिंग देंगे। तो तब तक नवेद को कुछ समझ नहीं आता लेकिन वो मान जाता है। और फिर जो नवेद है वो जौहर टाउन जहाँ पर हाफिज सईद रहता था वहाँ पर एक घर लेता है E123 और हाफिज सईद कहाँ रहता था E116। तो वहीं पर जो नवेद है वो एक घर लेता है और इसके बाद यानी लगातार अगर आप कम से कम देखें तो 7 घर छोड़कर जो नवेद है वो अपना घर लेता है। वहाँ पर उसको फंडिंग मिलती है, धीरे धीरे वो कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करता है और कंस्ट्रक्शन का काम जो है वो बढ़ने भी लग जाता है। तो ऐसे में जिन लोगों ने उन मीटिंग की थी और कहा था कि हम तुम्हें फ़ंड देंगे, वो कहते हैं कि देखो तुम्हें फ़ंड भी मिलेगा लेकिन जिस तरह से तुम काम कर रहे हो ना वो देखने के लिए हमारे कुछ बंदे तुम्हारे रेगुलर तुम्हें देखने के लिए चेकिंग करने पर हफ्ते 10 दिन पर आते रहेंगे। नवेद इस पर मान जाता है और ऐसा होने भी लगता है। अब हाल ही में होता कुछ ऐसा है कि जो नवेद है उसको पास ही में एक 7 मंजिल की जो इमारत है वो बन रही थी। अब उसके लिए उसे कहा जाता है कि देखिए जो इमारत है बन रही है इसमें आप कंस्ट्रक्शन देख लीजिए, इसकी डिज़ाइनिंग देख लीजिए, सारा काम आपको देखना है क्योंकि आप पड़ोस के ही शख्स हैं। और नवेद इसके लिए मान जाता है और अब वो कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर देता है। लेकिन इसके बाद नवेद से कहा जाता है कि एक गाड़ी खरीदो। नवेद गाड़ी भी खरीदता है। अब कुछ दिन बाद नवेद से कहा जाता है इसी तरह की जो गाड़ी तुम्हारी है वैसे दूसरी गाड़ी खरीदो। अब ये शख्स कौन थे जो नवेद को कह रहे थे कि दूसरी गाड़ी खरीदो? दूसरी गाड़ी खरीदने के पीछे का मकसद क्या था? आखिर क्या उस दूसरी गाड़ी से ऐसा क्या करना था जिससे हाफिज सईद की मौत हो सकती थी? और ये हाफिज सईद जो हिंदुस्तान का नंबर 1 दुश्मन है, आखिर ये कैसे उस हमले से बचता है और कैसे हाफिज सईद जो है वो सारी जो घटना है, जो पूरी चीज़ें हैं वो जान जाता है? और आखिर ये नवेद था कौन जिसको ये पूरा काम सौंपा जाता है? आप वो भी समझिए, तब आपको समझ में आएगा कि इस तरीके से जो हाफिज सईद है वो पाकिस्तान में बैठकर भारत के लिए जो है वो आग उगल रहा है, भारत के लिए घटिया घटिया बातें कह रहा है। और तो और ऐसे में सबसे अहम जो शख्स है वो हाफिज सईद ही है जिसका ख़त्म होना बेहद ज़रूरी है।
देखिए, जिस तरीके से वनिता ने आपको समझाया कि जो नावेद है, जासूसी दुनिया में जासूसी किस तरीके से होती है, एजेंट किस तरीके से काम करते हैं। अब हाफिज सईद को मारना है। हमने आपसे बार बार कहा हम नाम नहीं लेंगे उस एजेंसी का जिस एजेंसी ने नावेद को हायर किया हाफिज सईद को मारने के लिए, लेकिन ये जो एजेंसी वाले थे वो किसी भी कीमत पर चाहती थी कि हाफिज सईद इस दुनिया से रुखसत हो जाए, और रुखसत के लिए बिल्कुल एक परफेक्ट प्लानिंग करने की जरूरत थी। अब वनिता ने आपको जो चीजें बताई उसमें कहा गया उन एजेंटों द्वारा कि देखो तुमने वही हूबहू एक ही रंग, जैसे मान लीजिए ये जो फोन है, इस फोन का जो रंग है इसी रंग की 2 गाड़ियां लेनी है। अब हुआ ये क्या, नावेद ने जो गाड़ी ली थी उसमें कहीं डेंटिंग आ गया था, कहीं पेंट में उसकी गाड़ी में खरोच आ गया था। सेम हूबहू उसी रंग की एक दूसरी गाड़ी खरीदी जाती है, उसी जगह पर फिर से डेंट किया जाता है, उसी जगह पर फिर से गाड़ी में खरोच लगाया जाता है। यहां तक कि गाड़ी का जो इंटीरियर था, जहां पर सीटें फटी हुई थी, उस जगह ही सीट को फाड़ा जाता है। गाड़ी में गुड़िया लटक रही थी, दूसरी गाड़ी में भी वही गुड़िया फिर से लटकाई जाती है। अब हुआ क्या, जिस रोज हाफिज सईद को मारने का ये जो प्लान एजेंटों ने बनाया था, उस रोज जो नावेद था वो किसी काम के सिलसिले में गाड़ी लेकर निकल जाता है। अब क्योंकि नावेद पड़ोस में ही रहता था, सारे लोगों को पता था हाफिज सईद के लड़कों को कि देखो ये तो नावेद है, बगल के घर पे रहता है, पड़ोस है, और इस इलाके में इसका आना जाना यूं ही लगातार चलता रहता है। लेकिन उस रोज जब नावेद निकला, उसके ठीक पीछे एक और जो ड्राइवर था उस गाड़ी के अंदर बैठता है और सीधे तौर पर जाकर हाफिज सईद के गेट के बाहर धमाका कर देता है। उस गाड़ी के अंदर 300 किलो RDX रखा गया था। लेकिन एजेंसियों के लिए जो सबसे बड़ी मुसीबत थी, ये मुसीबत थी कि ऐसा जान निछावर करने वाला लड़की कहां से लेके आया जाए। एजेंसियों को पता लगा कि अफगानिस्तान में एक ऐसे हैं जो ह्यूमन बम बनने को तैयार होते हैं, वहां पर जाकर जिहाद के नाम पर ऐसे लड़कों को हायर किया जाता है, खरीदा जाता है एजेंसी द्वारा ताकि जिहाद कर सके। सोचिए, बिल्कुल प्रॉपर एक बिजनेस चल रहा है और कहा जाता है कि तुम हमारे लिए फटोगे तो तुम्हारे परिवार को एकदम 7वें आसमान पर पहुंचा दिया जाएगा, माला माल कर दिया जाएगा। लड़के तैयार हो जाते हैं। उस लड़की को 300 किलो RDX के साथ हूबहू नावेद की वाली गाड़ी में बैठाया जाता है और हाफिज सईद के गेट के बाहर जाकर उसे फोड़ दिया जाता है। लेकिन किस्मत हाफिज साहब की बहुत अच्छी थी और उस रोज वो बच जाते हैं, और इसलिए हाफिज सईद जो भारत का नंबर 1 दुश्मन है, बार बार भारत के खिलाफ जहर उगलता रहता है। मैं आपको छोटा सा अंश दिखाने की कोशिश करता हूं हाफिज सईद किस तरीके से हमारे देश के प्रधानमंत्री और यहां तक कि भारत को जानबूझकर धमका भी रहा है। और मोदी, तू चाहता है कि तू ढाका में खड़ा होकर ढाका यूनिवर्सिटी में यह कहे कि मशरकी पाकिस्तान को हमने तोड़ा, बांग्लादेश हमने बनाया, रक्त हमने बहाई, खून खून कहता, मोदी कहता खून मैंने दिया, और तू वहां ये बकवास करे और कहे कि हाफिज सईद चुप रहे और मैं चुप नहीं रहूंगा। तेरी जुबान इंशाअल्लाह हम खींच के रहेंगे। तू दबाव डाल रहा है इस्लामाबाद पर, हाफिज सईद क्यों बोलता है? और तू बोलेगा तो हम बोलेंगे इंशाअल्लाह। तू कहेगा कि पाकिस्तान का पानी रोकेंगे, कश्मीर के अंदर डैम बना के तुम पाकिस्तान के पानी को रोकोगे, पाकिस्तान की ज़राअत सनत का खात्मा करके, पाकिस्तान की मईशत तबाह करके, CPEC के मंसूबे नाकाम करने के लिए तू बड़के मारेगा और तू चाहेगा हम चुप रहे। सुन, अगर तू पानी बंद करेगा इंशाअल्लाह हम तेरी सांस बंद करेंगे, इन दरियाओं में फिर खून बहेगा। तो आपने सुना जिस तरीके से हाफिज सईद के अंदर जो गुस्सा था वो इसलिए था कि बाल बाल वो एक रोज ब्लास्ट में मरते मरते बच गया। लेकिन आपको अंदर की बात ये भी बता दें कि हमारे देश में जो छुटभैया गुंडे भी हैं, जो गैंगस्टर भी हैं, अब वो भी जान
हाथ धोकर या कहें किसी भी तरीके से वो चाहते हैं कि हाफिज सईद को मौत के घाट उतार दिया जाए। लॉरेंस गैंग के शूटर्स पाकिस्तान के अंदर दाखिल हो चुके हैं। जिस तरीके से आप सुन रहे होंगे पिछले कुछ दिनों से कि अननोन किलर पाकिस्तान के अंदर घुसकर भारत के जितने भी दुश्मन हैं वो एक एक कर उन्हें मौत के घाट उतारा जा रहा है। अब गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने साफ तौर पर कह दिया है कि जिस तरीके से निहत्थे लोगों की हत्या की गई है, जो लॉरेंस गैंग के जो शूटर्स हैं सिर्फ एक शख्स को मारेंगे जो 1 लाख के बराबर होगा। अब ऐसे में भारत सरकार से पहले खुद लॉरेंस बिश्नोई गैंग जानबूझकर हाफिज सईद के पीछे हाथ धोकर पड़ गया है। वो चाहता है कि हाफिज सईद को इस दुनिया से फटाफट रुखसत करने की जरूरत है। अब यहां पर तो हाफिज सईद की हालत खराब है, बंकर के अंदर छुपे हुए हैं, लेकिन अंदर की बात आपको ये भी बता दें, जो पाकिस्तान की चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं आसिम मुनीर साहब पिछले कुछ दिनों से गायब हैं और गायब इस तरीके से हैं कि अपने परिवार को उन्होंने भेज दिया है विदेश। और यहां पर जो आर्मी वाले हैं, जो पाकिस्तान आर्मी वाले हैं, उन्हें भरोसे पे छोड़ दिया गया है कि कल को अगर तुम्हारी या भारत की तरफ से हमला होता है तो तुम्हें उनसे लड़ना है। लेकिन पाकिस्तान आर्मी इतनी बुज़दिल है कि बॉर्डर पर अपने झंडे छोड़कर, झंडे उतारकर जितने भी टावर पर पाकिस्तान आर्मी बैठे हुए थे सब छोड़ छाड़ कर भाग रहे हैं। उन्हें लग रहा कि अगर भारतीय सेना ने हमला किया तो कोई उन्हें बचाने वाला नहीं आएगा, क्योंकि जनरल साहब तो खुद भागे भागे फिर रहे हैं, बंकर के अंदर छुप गए हैं। पाकिस्तान आर्मी इंटरनेशनल बॉर्डर से खुद भागते हुए नजर आ रही है, तमाम झंडे उतारकर। टावरों पर कोई इंसान नहीं दिखाई दे रहा है पाकिस्तान की दूसरी साइड, और ये सब इसलिए क्योंकि भारतीय सेना का खौफ है। खौफ इस तरीके से है क्योंकि जो लगभग जो पाकिस्तान आर्मी का जो डिफेंस बजट है वो है लगभग 80 से 85 हजार करोड़ रुपए। अगर मैं आपको हाल ही में बताऊं कि जो भारतीय सेना ने या जो भारतीय एयर नेवी के लिए जो रफाल का जो प्लेन आ रहा है वो आ रहा है 63,000 करोड़ का। मतलब जो पाकिस्तान आर्मी का जितना भी जो खर्च होता है उससे 70 से 80% तो हमने सिर्फ रफाल खरीदने में खर्च कर दिए एक साल के अंदर। और इतना बड़ा पैसा पाकिस्तान लाएगा तो लाएगा कहां से? दूसरी चीज, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि अगर जंग हुई तो किस देश को ज्यादा नुकसान होगा, मानते हैं भारत को खर्च ज्यादा करना पड़ेगा, लेकिन भारत को इतना ज्यादा नुकसान नहीं होगा। एक अनुमान के मुताबिक अगर 42 दिन लड़ाई चलती है तो लगभग भारत के 50,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। अगर यहीं पर बात करें पाकिस्तान की, अगर पाकिस्तान 50,000 करोड़ रुपए खर्च कर दे तो सोचिए उसकी देश की हालत कहां चली जाएगी। क्योंकि भारत की जो इकोनॉमी है वो है 332 लाख करोड़ रुपए। पाकिस्तान की कितनी है? उसकी महज है 32 लाख करोड़ रुपए। तो लगभग 10 पाकिस्तान को मिला दिया जाए तब भी वो भारत की बराबरी नहीं कर सकता है। तो इतना पैसा है भारत के पास कि भारत को कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। और अगर देश में जंग के हालात पैदा होते हैं तो यहां के लोगों के पास इतना पैसा है। अगर मैं आपको एक अनुमान के बता दूं, जो दिल्ली में जितने भी पारसी रहते हैं ना, जो बिजनेसमैन हैं, उनके पास पूरे पाकिस्तान की जीडीपी से ज्यादा खुद के पास पैसा रखा हुआ है। अगर वो पैसे देने में आए तो पाकिस्तान कहीं का नहीं रहेगा। और ये बात खुद पाकिस्तानियों को भी समझ आ चुकी है। और इसीलिए जो उनके फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से पाकिस्तान की जो इकोनॉमी फिर से बूम हो रही थी, मोदी साहब उसको फिर से तोड़ना चाहते हैं। मोदी साहब पाकिस्तान को 50 साल पीछे धकेलना चाहते हैं और इसलिए जानबूझकर वो डरा रहे, धमका रहे हैं। और इसलिए पाकिस्तान के जितने भी शेयर बाजार हैं वो धराशायी हो चुके हैं। वहां पे कोई बिजनेस करना नहीं चाह रहा है। खुद पाकिस्तान में जितने भी लोग बिजनेस करना चाहते हैं वो डरे सहमे हुए हैं। और ये जो खौफ है ये सिर्फ इसलिए खौफ है क्योंकि कल जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पे कहा कि देखिए हम अपने भारतीय सेना को खुली छूट देते हैं आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए। अगर जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो सिर्फ समझ जाएं, ये नहीं कहा गया कि हम पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लेंगे, ये कहा गया है हम आतंकवाद के खिलाफ कठोर एक्शन लेने वाले हैं। और जिस तरीके से वनिता ने आपको जिन जिन घरों के एड्रेस बताए, जिन जिन घरों की तस्वीरें दिखाएं, ये जो एड्रेस और ये जो तस्वीरें हैं यही वो घर हो सकते हैं जो सबसे पहले भारतीय वायुसेना यानी कि इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी के टारगेट के ऊपर होंगी। क्योंकि इन्हीं घर को सबसे पहले नेस्तनाबूद किया जाएगा ताकि इस दुनिया से आतंकवाद को अगर आप मारेंगे, एक दो लड़कों को आपने मार दिया तो फिर से 100 आतंकवादी जिंदा हो जाएंगे। ऐसे में आप जड़ को ही खत्म कर दीजिए। ऐसे लोग जो आतंकवाद को
फिर से जन्म दे रहे हैं, उन्हीं को अगर मार दिया जाए तो आतंकवाद कहां से पनपेगा। और इसलिए ये जो कठोर एक्शन है, जो सर्जिकल स्ट्राइक की बात की जा रही है या कहा जा रहा है कि इंडियन आर्मी घुस जाएगी, घुसेगी तो जरूर, और इस तरीके से घुसेगी कि किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। और जितने भी लोग भारत विरोधी काम कर रहे हैं उनके अंदर दहशत है, और दहशत इसलिए है, खुद पाकिस्तान के आर्मी जनरल गायब हो चुके हैं, बंकर के अंदर छुप चुके हैं, पाकिस्तान आर्मी बॉर्डर पार से भाग रही है। सिर्फ और सिर्फ जो जम्मू कश्मीर वाले जो इलाके हैं वहां पे चुनिंदा जो अपने आप को समझ रहे हैं कि हम पाकिस्तान के लिए लड़ेंगे, उनको बता दूं, जितने भी पाकिस्तान के जो सिपाही देख रहे हैं, पाकिस्तानी सरकार आपके साथ नहीं रहेगी, और वो लगातार एलओसी पर फायरिंग कर रहे हैं। लेकिन तमाम बॉर्डरों से पाकिस्तान आर्मी पीछे धकेली जा रही है। अंदर खाने ये भी खबर सामने आ रही है, जब से जनरल साहब ने गायब हुए हैं तब से पाकिस्तान आर्मी के अंदर बड़े बड़े अफसरों ने, सिपाहियों ने रेजिग्नेशन देना शुरू कर दिया है। कोई नहीं चाहता कि भारत से सीधी लड़ाई हो। तो ये जो बुज़दिल पाकिस्तानी सिपाही हैं, जो एक दौर में कहा करते थे 1965 की लड़ाई में या जो उससे पहले की जो लड़ाई हुई थी, उन्होंने ये कहा था कि देखिए जो पाकिस्तान आर्मी है उनका नारा क्या होता था, वो ये कहते थे कि जो भारतीय हैं ये तो छोटे छोटे कद के होते हैं, काले हैं, ये क्या लड़ेंगे, हम तो देखिए हम तो पंजाबी कौम हैं, हम तो पाकिस्तान के लिए लड़ते हैं, हम इस्लाम धर्म के लिए लड़ रहे हैं, हम तो इन बुज़दिलों को आराम से मार गिराएंगे। लेकिन जैसे ही वो जमीन पर दाखिल होते हैं उन्हें मिलते हैं वहां पर पंजाब रेजिमेंट, उन्हें मिलती है जट रेजिमेंट, उन्हें मिलती है सिख रेजिमेंट, उन्हें मिलती है राजपूताना रेजिमेंट। कहा तो उनके सिपाहियों को बताया गया था कि छोटे छोटे कद के सिपाही होंगे जिसे आप रौन देंगे। जब वो उनसे टकराते हैं तो भारतीय सेना के एक एक जवान 4 से 5 पाकिस्तानियों पर भारी पड़ते हैं। अगर लोंगेवाला जो बॉर्डर पिक्चर आई थी उसमें आपने साफ तौर पर देखा होगा 120 जवानों ने किस तरीके से 3,500 पाकिस्तानियों के धूल उड़ा दिया था। उनके पास टैंक थे, उनके पास मिसाइलें थी, लेकिन 120 जवानों, जिस तरीके से बॉर्डर पिक्चर में दिखाया गया कि कुछ जवान शहीद हो गए थे, लेकिन लोंगेवाले की अगर आपको सच्चाई बताऊं 120 जवानों में से किसी की शहादत नहीं हुई थी। 120 जवानों ने कड़ी तौर पर उन 3,500 पाकिस्तानियों को धूल छुड़ा दिया था, उनको हरा दिया था। और इसी की बदौलत लगभग 95,000 जितने भी पाकिस्तानी प्रिजनर थे उन्हें बंदी बना के रखा गया था भारत द्वारा। तो ये थी भारतीय सेना की ताकत। जो भारतीय जो सेना है और जिस तरीके से पाकिस्तानी अफसर हैं जानबूझकर दिखाते कि देखिए भारतीय सेना तो कुछ कर नहीं सकती, लेकिन जब असलियत से उनका मुकाबला होता है, और यही चीज इस बार पाकिस्तान आर्मी समझ चुकी है और अंदर खाने वो पहले ही हार मान चुकी है। तो फिलहाल के लिए जो भी हमारे पास नए अपडेट थे हमने कोशिश की आप तक पहुंचाने के लिए। तो देखते रहिए डिकोडिंग क्राइम ऑन क्राइम तक।